Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन। हम अभी तक मनी का 2 पार्ट कर चुके हैं। यह लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। मनी के 2 पार्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मनी का मीनिंग मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे होता है, मनी सप्लाई कैसे होता है, मनी को मेजर कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मनी का फंक्शन क्या है, मनी का टाइप क्या है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम 2 टर्म देखेंगे कि टर्म डिपॉजिट क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। ये दोनों के डिफरेंस देखेंगे और एक और पॉइंट या एक और कंटेंट देखेंगे, क्या मनी को कौन सप्लाई करता है, सप्लायर ऑफ मनी कौन है। तो हम इस वीडियो में, यह हमारा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ये लास्ट 2 टॉपिक है मनी चैप्टर का। उसके बाद मनी चैप्टर ख़त्म हुआ तो बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज में, इस पार्ट में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, क्या टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है और सप्लायर ऑफ मनी कौन है। 2 चीज़ पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सीरीज का पहला टॉपिक है टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, देखते हैं। बोर्ड है यहाँ, क्या दिया हुआ, टर्म डिपॉजिट इधर डिमांड डिपॉजिट। पहले टर्म डिपॉजिट को समझते हैं, फिर डिमांड डिपॉजिट को समझेंगे। तो टर्म डिपॉजिट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे। टर्म डिपॉजिट ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। बोल रहा है जो टर्म डिपॉजिट है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम क्या करेगा, फॉलो करेगा। लाइक फिक्स डिपॉजिट, जो एफडी जैसा, जो जैसे एफडी करते हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो वो एक क्या है, फिक्स्ड टर्म है। क्या चीज़ का, डिपॉजिट का, कि हाँ इतने साल तक हम जमा करेंगे या डिपॉजिट कर दिए ना, हम इससे निकाल सकते हैं ना, हम विड्रॉल कर सकते हैं कोई और रिटर्न ले सकते हैं। वो एक टाइम फिक्स हो जाता है, इसीलिए क्या बोला गया है, टर्म डिपॉजिट को कंपेयर किया गया है फिक्स डिपॉजिट से। बोला है लाइक फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट को हम कर देते हैं कितने पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए। तो वही बोल रहा है टर्म डिपॉजिट ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, लाइक फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉल मनी एज एंड व्हेन नीड इन फिक्स डिपॉजिट। बोल रहा है जो जमा करेगा, जो फिक्स डिपॉजिट एफडी जमा करता है, वो नहीं निकाल सकता है मनी को, विड्रॉल नहीं कर सकता है। टर्म डिपॉजिट में जो भी डिपॉजिटर है वो अपने मनी को विड्रॉल नहीं कर सकता। यदि उसको नीड पड़े मनी का, यदि वो एफडी कर दिया है तो वो एक टर्म के लिए फिक्स हो गया, उसके बीच में वो नहीं निकाल सकता। वही बोल रहा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है द टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। जो हमारा टर्म डिपॉजिट है वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं है। इसका मतलब क्या था, चेकेबल डिपॉजिट मतलब यदि, या आप चेक से पैसा नहीं निकाल सकते या चेक इशू नहीं कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट में, क्योंकि वो फिक्स है, वो निकलेगा ही नहीं। तो आप चेक भर भी दीजिएगा तो ऐसे पैसा विड्रॉल होने वाला नहीं है। तो वही बोल रहा है टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, यू कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। आप इस डिपॉजिट के अगेंस्ट में चेक साइन ही नहीं कर सकते हैं। आप कर भी देते तो पैसा निकलने वाला नहीं, तो वो साइन करना ना करना बराबर है। तो टर्म डिपॉजिट समझे, एक टर्म, स्पेसिफाइड टर्म के लिए पैसे को जमा कर देना, और यदि आपको ज़रूरत पड़ेगा तब पर भी आप नहीं निकाल सकते उसमें से पैसे, और ना आप चेक इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स टेन्योर या पीरियड या टर्म के लिए वो डिपॉजिट हो गया। तो टाइम डिपॉजिट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, टाइम डिपॉजिट का बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है, फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या है, एग्जांपल है इसका, टर्म डिपॉजिट का। तो अब टर्म डिपॉजिट समझ लिए।
अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिमांड डिपॉजिट आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। बोल रहा है जो डिमांड डिपॉजिट है इसके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम नहीं है, इसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखा गया है कि 1 साल या 6 महीने या 1 दिन के लिए ये रहेगा। यह फ्री है, इसको हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। बोला मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉल एज एंड व्हेन नीड्स। बोल रहा है यदि कोई को नीड है पैसा का तो वो मनी निकाल सकता है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। ठीक है, जो डिमांड डिपॉजिट किया गया है बैंक में, मनी जो डिपॉजिट किया गया है उसको वो विड्रॉल कर सकता है, लेकिन टर्म डिपॉजिट में विड्रॉल नहीं कर सकता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में आप विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपको नीड लगे, पैसा का ज़रूरत लगे तो आप क्या करिएगा, पैसा निकाल सकते हैं। किस में? डिमांड डिपॉजिट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट आर चेकेबल डिपॉजिट। बोला डिमांड डिपॉजिट क्या है? चेकेबल डिपॉजिट है। चेकेबल डिपॉजिट मतलब कि आप चेक इशू कर सकते हैं। चेक किस किस केस में इशू किया जाता है वही बोल रहा है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होगा, यदि कोई का सेविंग अकाउंट होगा तब वो चेक इशू कर सकता है। यदि किसी का करेंट अकाउंट होगा तब वो चेक इशू कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टर्म डिपॉजिट में आप चेक इशू नहीं कर सकते थे अगेंस्ट द डिपॉजिट, क्योंकि टर्म डिपॉजिट में एक फ़िक्स पीरियड के लिए अमाउंट को फिक्स कर दिया रहता है। तो आप चेक पे साइन भी कर देते हैं बैंक में जाकर, तो वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो फिक्स पीरियड के लिए, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा चेक डिपॉजिट। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में चेक डिपॉजिट एक्सेप्ट होगा। कब? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होगा और करेंट अकाउंट डिपॉजिट होगा तब। यदि आपका सेविंग और करेंट अकाउंट है तो आप चेक डिपॉजिट या चेक साइन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं या ठीक है। बोल रहा है यू कैन साइन अ चेक एंड विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। यदि आपके पास सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट है तो आप चेक इशू कर सकते हैं और मनी को विड्रॉल या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। समझ गए टर्म डिपॉजिट क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट क्या है। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम पढ़ लिए अच्छे से, और एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन नहीं, इसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, इसमें आप चेक इशू नहीं कर सकते हैं, इसमें आप चेक इशू कर सकते हैं। यदि आपका सेविंग अकाउंट होगा, यदि आपका करेंट अकाउंट होगा तो आप चेक इशू कर सकते हैं। इसमें आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए तो आप चेक इशू नहीं कर सकते, चेक इशू नहीं कर सकते। समझ गए टर्म डिपॉजिट क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले एक ये डायग्राम के फॉर्म में जो बना हुआ है उसको समझते हैं। बोल रहा है टर्म डिपॉजिट मेड ओवर प्री डिटरमाइंड पीरियड। बोल रहा है जो टर्म डिपॉजिट रहता है वो प्री डिटरमाइंड पीरियड रहता है, पहले से ही तय रहता है वो पीरियड। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में कोई प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट बोला इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमाइंड होता है। जो टर्म डिपॉजिट रहता है उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पहले से डिसाइड होता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में हो भी सकता है फिक्स्ड, नहीं भी हो सकता है इंटरेस्ट रेट। ऐसा नहीं कि फिक्स ही रहेगा, जैसे टर्म डिपॉजिट में, डिमांड डिपॉजिट में रह भी सकता है फिक्स, नहीं भी रह सकता है। और बोल रहा है लोअर लिक्विडिटी रहता है किस में, टर्म डिपॉजिट में, और डिमांड डिपॉजिट में ग्रेटर लिक्विडिटी रहता है। पेज हायर टैक्स रेट। बोल रहा है कि टर्म डिपॉजिट में आपको टैक्स रेट क्या मिलेगा, हायर मिलेगा। समझे, जो आप एफडी करते हैं तो आप क्या करते हैं, एफडी करते हैं, उस पर क्या देता है, इंटरेस्ट रेट हायर देता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कैसा देता है, लोअर देता है। ठीक है, बोल रहा है कि कैन नॉट बी विड्रॉल अंटिल मैच्योरिटी विदाउट अ फाइनेंस पेनाल्टी। बोल रहा है पैसा निकाल नहीं सकते जब तक आपका मैच्योरिटी नहीं हुआ है, मतलब आपका जब टाइम पूरा नहीं हो गया है, तो यदि आप निकालते तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगा आप में। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में बोल रहा है कैन विड्रॉल एनी और ऑल फंड एट एनी टाइम विदाउट पेनाल्टी। आप इसमें पैसा पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, इसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगता है। तो एक तो हम इससे देख लिए
डिफरेंस और एक यहाँ से डिफरेंस देख ली। तो अब क्लियर हो गया टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। कंसेप्ट देखेंगे, बोल रहा है कि हु सप्लाइज मनी, मनी को कौन सप्लाई करता है। तो इस पॉइंट में बोल रहा है सप्लायर ऑफ मनी इंक्लूड, जो सप्लायर मनी का वो कौन कौन है, द गवर्नमेंट, जो भी कंट्री का गवर्नमेंट होगा, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा और कमर्शियल बैंक होगा। यही तीनों क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, मनी को सप्लाई करता है कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री एंड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन इंडिया, हमारे इंडिया में आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आरबीआई क्या है, मेन सप्लायर है मनी का इंडिया में। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो वही बोल रहा है आरबीआई क्या है, मेन प्रिंसिपल है सप्लायर ऑफ मनी। बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, आरबीआई इशू करेंसी, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है करेंसी किसके बेसिस पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई क्या करता है, इशू करता है करेंसी। इसको समझते, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये क्या है। बोल रहे नेक्स्ट पॉइंट में, अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन, इस सिस्टम के अंदर रिजर्व बैंक आरबीआई क्या करता है, मेंटेन करता है एक मिनिमम रिजर्व, एक मिनिमम रिजर्व क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कौन, रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। इन किसके फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और फॉरेन सिक्योरिटी के फॉर्म में रखता है। और उसी रिजर्व में से वैल्यू ऑफ या पोर्शन ऑफ गोल्ड कितना होना चाहिए, मस्ट बी 115 करोड़। 200 जो करोड़ है उसमें से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए और 85 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यही बोल रहा है मिनिमम रिजर्व क्या है, एक मिनिमम रिजर्व आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट से लेता है, तभी जाके वो क्या करता है, करेंसी को प्रिंट करता है। ऐसे नहीं कि अपने मन से प्रिंट कर दिया उसके बाद मशीन है, तो वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या करता है, अप्लाई करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है वो वैल्यू कितना होता है, 200 करोड़ होता है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में होगा और अदर पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, और अदर पोर्शन क्या होगा, फॉरेन सिक्योरिटी के फॉर्म में होगा। बोल रहा है अनलाइक द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को छोड़ के कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द ऑथोरिटी इशूइंग करेंसी। बोल रहा है सेंट्रल बैंक को छोड़ के कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या इशू कर सकते हैं, करेंसी। दे आर द सप्लायर ऑफ मनी, वो सप्लायर है मनी का, एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। वो क्या करता है, क्रिएट करता है मनी किसके वे में, डिमांड डिपॉजिट के वे में। वो क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है और मनी को सप्लाई करता है किस में, मार्केट में, लोगों में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक होता है आर रिक्वायर्ड टू कीप सम कैश रिजर्व विद आरबीआई। बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक को एक रिक्वायर्ड होता है कि कुछ कैश रिजर्व किसके कहाँ पे रखे, कैश रिजर्व के फॉर्म में किसके पास रखे, आरबीआई के पास। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजर्व, बोल रहा है किसके बेसिस पे, दिस कैश रिजर्व के बेसिस पे, दैट दे कैन बी क्रिएट डिमांड डिपॉजिट। यदि कमर्शियल बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व रखता है किसके पास, आरबीआई के पास, तो उससे क्या होता है, वो क्रिएट करता है डिमांड डिपॉजिट, तभी वो डिमांड डिपॉजिट क्या करता है, क्रिएट करता है। और कमर्शियल बैंक को कुछ कैश रिजर्व के फॉर्म में किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास, तभी जाके वो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा क्या, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मनी क्रिएट बाय कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। बोल रहा है जो मनी क्रिएट करता है कौन, कमर्शियल बैंक, किसके वे में, डिमांड डिपॉजिट, जो लोगों के द्वारा डिमांड डिपॉजिट किया जाता है, पैसा जमा कराया जाता है, उस सब के कारण क्या करता है, मनी क्रिएट करता है कौन, कमर्शियल बैंक। जो लोग जब जाके कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, मनी क्रिएट करेगा।
उसी को बोला गया है बैंक मनी। बैंक मनी कुछ नहीं है, बैंक मनी है कि जो लोग बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं और बैंक क्या कर रहा है, जो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है मनी, उसी को क्या कहते हैं बैंक मनी। बैंक का पैसा जो लोगों के द्वारा बैंक में जमा किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, और लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इज अ थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। बोल रहा है गवर्नमेंट क्या है, थर्ड सोर्स है मनी सप्लाई का इन हमारे कंट्री में। इन इंडिया, हमारे इंडिया में द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू ₹1 नोट एंड क्वाइन ऑफ ऑल डोमिनेशन। बोल रहा है कि जो हमारा कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो थर्ड सोर्स है किसका, सप्लायर ऑफ मनी का। मनी का सप्लायर में थर्ड सोर्स कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के द्वारा। इन हमारे इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इशू करती है ₹1 नोट एंड क्वाइन ऑफ ऑल डोमिनेशन। क्वाइन ऑफ ऑल डोमिनेशन मतलब ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का, ₹20 का और ₹100 का, जितना भी कॉइन है हमारे इंडिया में वो सभी इशू कौन करता है, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ₹1 भी का नोट भी कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बोल रहा है गवर्नमेंट भी एक सोर्स है मनी सप्लाई का। तो हम समझ गए सप्लायर कौन होता है मनी का, सप्लायर है हमारे मनी का कौन, गवर्नमेंट हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया और सेंट्रल बैंक हो गया। तो समझ गए मनी कैसे सप्लाई होता है, किसके द्वारा होता है, ये समझना था। तो ये समझ लिए। इससे पहले हम एक टॉपिक या कंसेप्ट समझें, टाइम डिपॉजिट क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट को ही कहते हैं। एक फिक्स टर्म होता है, उस टर्म के बीच में आप पैसा, फिक्स डिपॉजिट, उस टर्म के बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते यदि आपको ज़रूरत हो। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, इसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, इसका हाई रहता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस था। तो हम आज के पार्ट में हम क्या क्या देखें, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, उसके डिफरेंस को देखे हैं। उसके डिफरेंस मतलब डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में क्या क्या डिफरेंस है वो सबको देख लिए। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट में देखें कौन है सप्लायर मनी का, तो समझा दिए गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री और कमर्शियल बैंक, यही सप्लायर है मनी का। आज का वीडियो या यहीं पे ख़त्म होता है। आज का चैप्टर, जो मनी चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, वो यहाँ पे एंड होता है। एक बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट है और लिमिटेशन, उसको हम एक अलग प्रॉपर वीडियो में लाएंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो, क्योंकि आज मनी चैप्टर में इतना ही जानना था हम सबको। 3 पार्ट में हम सबका मनी चैप्टर बना है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट थर्ड है। तो जिसको भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके पहले वहाँ से क्लियर कर ले मनी क्या होता है, फंक्शन क्या है मनी का, टाइप क्या है और कैसे मेजर करती है, ये सब समझ लें। फिर कौन सप्लाई करता है और टर्म डिपॉजिट और मनी, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या है वो भी क्लियर हो गया आज के पार्ट में। और अब नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। बैंकिंग हमारे इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना होगा तो उसका हिस्ट्री जानेंगे, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ बैंकिंग का, वो अभी हमको मैक्रो में नहीं जानना। मैक्रो में सिर्फ थ्योरी जानना है और जितना जानना है उतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, क्योंकि आज कुछ था ही नहीं, छोटा पॉइंट था, सोचे कि वीडियो बना दें। ये भी छोटा पॉइंट जानना चाहिए आपको। तो ठीक है, तो जो भी पहले नेशनल इनकम का 4 पार्ट आया हुआ है वो नहीं देखें तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप 4 पार्ट देख लें। MCQ है वो भी देख लें। ये सीरीज पूरा चलते रहेगा जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। जैसे नोट्स बनाएं प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही नोट्स के फॉर्म में वहाँ जाके रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।